प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राजस्थान की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। कहा, राजस्थान के पर्यटन उद्योग को मिलेगी मदद। अजमेर से दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन के बीच चलेगी नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मध्य प्रदेश में नवनियुक्त शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित किया। कहा, आधुनिक और विकसित भारत की आवश्यकताओं को देखते हुए की गई है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू। इस नीति को प्रभावी रूप से लागू करने में शिक्षकों की भूमिका महत्वपूर्ण। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में रक्षा, वित्त और अर्थशास्त्र पर 3 दिनों के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का किया उद्घाटन। रक्षा मंत्री ने रक्षा पूंजी और राजस्व के लिए खरीद की एक निष्पक्ष, पारदर्शी और ईमानदार प्रणाली पर दिया जोर। कहा, रक्षा उपकरणों और प्रणाली की खरीद के नियमों और प्रक्रियाओं को संहिताबद्ध करने के लिए हमारे पास होनी चाहिए व्यापक ब्लू बुक्स। बठिंडा के मिलिट्री स्टेशन में फायरिंग, तोपखाना इकाई के 4 जवानों की मौत, 2 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। पंजाब पुलिस के साथ संयुक्त सर्च ऑपरेशन जारी। मैगजीन के साथ इंसास राइफल बरामद। घटना को लेकर अब तक नहीं हुई किसी की गिरफ्तारी। मार्च में महंगाई दर में मिली राहत। खुदरा महंगाई दर गिरकर 5.66% पर आई। वहीं मार्च 2023 में उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक घटकर 4.79% रहा। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया को आज भी नहीं मिली जमानत। 18 अप्रैल को फिर होगी सुनवाई। फिलहाल प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में है मनीष सिसोदिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राजस्थान की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अजमेर से दिल्ली को जोड़ने वाली ये ट्रेन देश की 14वीं वंदे भारत ट्रेन है। इस वंदे भारत एक्सप्रेस की नियमित सेवा आगामी 13 अप्रैल से शुरू होगी और जयपुर, अलवर और गुरुग्राम में स्टॉप के साथ अजमेर और दिल्ली कैंट के बीच चलेगी। नई वंदे भारत एक्सप्रेस दिल्ली कैंट और अजमेर के बीच की दूरी 5 घंटे 15 मिनट में तय करेगी। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर कहा कि जब से ये आधुनिक ट्रेनें शुरू हुई हैं, तब से करीब 60 लाख लोग इन ट्रेनों में सफर कर चुके हैं। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि तेज रफ्तार वंदे भारत की सबसे बड़ी विशेषता है और सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये लोगों का समय बचा रही है। तेज रफ्तार से लेकर खूबसूरत डिजाइन तक वंदे भारत ट्रेन तमाम खूबियों से संपन्न है। जब से ये आधुनिक ट्रेनें शुरू हुई हैं, तब से करीब 60 लाख लोग इन ट्रेनों में सफर कर चुके हैं। तेज रफ्तार वंदे भारत की सबसे बड़ी विशेषता है कि ये लोगों का समय बचा रही। यात्रा में बचने वाले ये 2500 घंटे लोगों को अन्य कार्यों के लिए उपलब्ध हो रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग कौशल से लेकर सुरक्षा गारंटी तक, तेज रफ्तार से लेकर खूबसूरत डिजाइन तक, वंदे भारत तमाम खूबियों से संपन्न है। वंदे भारत ने एक तरह से कई नई शुरुआत की है। वंदे भारत पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन है जो मेड इन इंडिया है। और वहीं प्रधानमंत्री ने साथ ही कहा कि आजादी के बाद रेलवे के आधुनिकीकरण पर हमेशा राजनीतिक स्वार्थ हावी रहा। उन्होंने पिछली सरकारों पर हमला बोलते हुए कहा कि राजनीतिक स्वार्थ को देखकर ही तय किया जाता था कि कौन रेल मंत्री बनेगा। राजनीतिक स्वार्थ ने ही ऐसी ट्रेनों की घोषणा करवाई जो कभी चली ही नहीं। आजादी के बाद भी भारत को एक बड़ा रेलवे नेटवर्क मिला था, लेकिन रेलवे के आधुनिकीकरण पर हमेशा राजनीतिक स्वार्थ हावी रहा। राजनीतिक स्वार्थ को देखकर तब यह तय किया जाता था कि कौन रेल मंत्री बनेगा, कौन नहीं बनेगा।
राजनीतिक स्वार्थ ही तय करता था कि कौन सी ट्रेन किस स्टेशन पर चलेगी। राजनीतिक स्वार्थ ने ही बजट में ऐसी ऐसी ट्रेनों की घोषणा करवाई जो कभी चली ही नहीं। हालत ये थी कि रेलवे की भर्तियों में राजनीति होती थी, बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार होता था। हालत ये थी कि गरीब लोगों की जमीन छीनकर उन्हें रेलवे में नौकरी का झांसा दिया गया। और वहीं प्रधानमंत्री ने बताया कि वर्ष 2014 से पहले की तुलना में राजस्थान के रेल बजट में 14 गुना की बढ़ोतरी की गई है। उन्होंने कहा कि रेलवे में गेज परिवर्तन और दोहरीकरण के जो काम बीते वर्षों में हुए हैं, उनका लाभ राजस्थान के जनजातीय क्षेत्रों को भी हुआ है। रेलवे लाइनों के साथ साथ रेलवे स्टेशनों का भी कायाकल्प किया जा रहा है। 2014 से पहले की तुलना में राजस्थान के रेल बजट में, अभी हमारे अश्विनी जी ने विस्तार से बताया, 14 गुना से अधिक की बढ़ोतरी भी की गई है। 2014 के पहले जो मिलता था और आज जो मिलता है, 14 गुना बढ़ोतरी। 2014 से पहले राजस्थान के लिए औसत रेल बजट का जहां लगभग 700 करोड़ के आसपास था, वहीं इस वर्ष 9,500 करोड़ रुपए से अधिक है। इस दौरान रेल लाइनों को डबल करने की गति भी 2 गुने से अधिक हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मध्य प्रदेश में नवनियुक्त शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने आधुनिक और विकसित भारत की आवश्यकताओं को देखते हुए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की है। यह नीति बच्चों के सर्वांगीण विकास, संपूर्ण विकास, ज्ञान और भारतीय मूल्यों के संवर्धन पर जोर देती है। इस नीति को प्रभावी रूप से लागू करने में शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका है। साथियों, केंद्र सरकार ने आधुनिक और विकसित भारत की आवश्यकताओं को देखते हुए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की है। ये नीति बच्चों के सर्वांगीण विकास, संपूर्ण विकास, ज्ञान, कौशल, संस्कार और भारतीय मूल्यों के संवर्धन पर जोर देती है। इस नीति को प्रभावी रूप से लागू करने में शिक्षकों की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। मध्य प्रदेश में व्यापक तौर पर शिक्षक नियुक्ति का अभियान इस दिशा में एक बड़ा कदम है। और वहीं प्रधानमंत्री ने साथ ही बल देते हुए कहा कि अमृतकाल के दौर में देश बड़े लक्ष्यों और नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ रहा है। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किए जा रहे विकास कार्य आज हर क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर पैदा कर रहे हैं। आजादी के अमृतकाल में देश बड़े लक्ष्यों और नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ रहा है। इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए विकास के जो कार्य हो रहे हैं, वो आज हर सेक्टर में रोजगार के नए अवसर बना रहे हैं। अलग अलग क्षेत्रों में आज जिस तेज गति से इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण की रफ्तार बढ़ी है, उससे भी रोजगार की नई संभावनाएं बन रही है। और प्रधानमंत्री ने बताया कि रोजगार और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए सरकार का स्किल डेवलपमेंट पर भी बहुत जोर है। इस बार के बजट में 30 स्किल इंडिया सेंटर खोलने का भी ऐलान किया गया है। इनमें युवाओं को न्यू एज टेक्नोलॉजी द्वारा ट्रेनिंग दी जाएगी। मुद्रा योजना से उन लोगों को बड़ी मदद मिली है जो आर्थिक रूप से बहुत कमजोर थे, लेकिन स्वरोजगार करना चाहते थे। सरकार ने पॉलिसी लेवल पर जो बदलाव किए हैं,
उसने भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम में भी रोजगार के अनेकों नए अवसर बनाए हैं। साथियों, रोजगार और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए सरकार का स्किल डेवलपमेंट पर भी विशेष जोर है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत युवाओं को ट्रेनिंग देने के लिए देश भर में कौशल विकास केंद्र खोले गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 अप्रैल को असम जाएंगे और 14,300 करोड़ रुपए की परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री एम्स गुवाहाटी का उद्घाटन करेंगे और पात्र लाभार्थियों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कार्ड वितरित करेंगे। आपके द्वार आयुष्मान अभियान का शुभारंभ करेंगे। वे असम उन्नत स्वास्थ्य देखभाल नवाचार संस्थान की आधारशिला रखेंगे और 3 मेडिकल कॉलेज राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री शिवसागर के रंग घर के सौंदर्यीकरण कार्य का शुभारंभ करेंगे और 5 रेल परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री गुवाहाटी उच्च न्यायालय के प्लैटिनम जुबली समारोह से संबंधित कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री ब्रह्मपुत्र नदी पर पलाशबाड़ी और सुआलकुची को जोड़ने वाले पुल की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री मेगा बिहू नृत्य देखेंगे। इस कार्यक्रम में 10,000 से अधिक कलाकार अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 14 अप्रैल को असम का ये दौरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 मार्च यानी गुरुवार को रोजगार मेले के तहत भर्ती हुए 71,000 युवाओं को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक विज्ञप्ति में ये जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 लाख कर्मियों के लिए भर्ती अभियान रोजगार मेला के तहत बृहस्पतिवार को करीब 71,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने मंगलवार को एक बयान में यह जानकारी दी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री युवाओं को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित भी करेंगे। पीएमओ ने कहा है कि रोजगार सृजन को मुख्य प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता पूरी करने की दिशा में यह रोजगार मेला महत्वपूर्ण कदम है। रोजगार मेला रोजगार सृजन में उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेगा और युवाओं को उनके सशक्तिकरण और राष्ट्रीय विकास में भागीदारी के लिए सार्थक अवसर प्रदान करेगा। देश भर से चयनित युवाओं को भारत सरकार के तहत ट्रेन मैनेजर, स्टेशन मास्टर, सीनियर कमर्शियल क्लर्क, सह टिकट क्लर्क, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, स्टेनोग्राफर, जूनियर अकाउंटेंट, पोस्टल असिस्टेंट, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, टैक्स असिस्टेंट, सीनियर ड्राफ्टमैन, जेई सुपरवाइजर, असिस्टेंट प्रोफेसर, टीचर, लाइब्रेरियन, नर्स, प्रोविजनरी ऑफिसर, पीए, एमटीएस जैसे विभिन्न पदों पर तैनात किया जाएगा। सरकार के इस रोजगार मेले अभियान के जरिए हजारों युवा पहले भी लाभान्वित हो चुके हैं। मुझे जीएसटी इंस्पेक्टर की पोस्ट मिली है जीएसटी डिपार्टमेंट के अंदर और मैं ये पोस्ट पाकर बहुत ही गर्व महसूस कर रहा हूँ। ये जो प्रधानमंत्री जी का आत्मनिर्भर भारत है, इसका एक सदस्य बनके मुझे बहुत ही गौरवान्वित महसूस हो रहा है। इससे हमें बहुत ही जल्दी ये नियुक्ति पत्र हमें मिल गया। मैं सीजीएसटी इंस्पेक्टर नियुक्त हुई हूँ सीबीआईसी डिपार्टमेंट में। प्रधानमंत्री ने पिछले साल 22 अक्टूबर को 10 लाख सरकारी नौकरियां प्रदान करने के इस अभियान की शुरुआत करते हुए रोजगार मेला के पहले चरण की शुरुआत की थी। यह प्रक्रिया लगातार हर महीने चलती रहेगी और इसी तरह सरकार मासिक आधार पर लगभग 75,000 युवाओं को सरकारी नौकरी देगी। ये भर्तियां संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, रेलवे भर्ती बोर्ड और कुछ अन्य सरकारी भर्ती एजेंसियां कर रही हैं। कुमार आलोक, डीडी न्यूज, दिल्ली। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में रक्षा वित्त और अर्थशास्त्र पर 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, बांग्लादेश और केन्या के प्रतिनिधि सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। सम्मेलन में वैश्विक स्तर पर उभरती सुरक्षा संबंधी चुनौतियों के संदर्भ में नीति निर्माताओं, शिक्षाविदों और सरकारी अधिकारियों को रक्षा वित्त और अर्थशास्त्र पर अपने विचार और अनुभव साझा कर रहे हैं। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आंतरिक और बाहरी सुरक्षा की महत्ता पर बल देते हुए कहा कि सुरक्षा को मोटे तौर पर आंतरिक सुरक्षा और बाहरी सुरक्षा में वर्गीकृत किया गया है। बाहरी सुरक्षा की जिम्मेदारी मुख्य रूप से देश के रक्षा बलों के पास होती है, जो कि देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। To our international delegates, I have to put forth the idea of shared security in the spirit of collective security of the whole world. As one family, we are all partners in the path towards a secure and prosperous future for the entire humankind.
We believe that we have a lot to learn from our experiences in the field of the defense finance and economics, and we are ready to share our learning with you all. राजनाथ सिंह ने साथ ही कहा कि रक्षा पूंजी और राजस्व खरीद की एक निष्पक्ष, पारदर्शी और ईमानदार प्रणाली के लिए हमारे पास व्यापक ब्लू बुक्स होनी चाहिए। इससे रक्षा उपकरणों और प्रणाली की खरीद के नियमों और प्रक्रियाओं को संहिताबद्ध किया जा सकेगा। I want to take a moment here to appreciate the efforts put in by the FADS and the Defense Accounts Department for conceptualizing and organizing this international seminar. I hope that this international conference on defense finance and economics will provide the participants with a platform where they would be able to acquire a better understanding of global trends in the process of defense expenditure and learn from each other. केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने विपक्षी एकता पर हमला बोलते हुए कहा कि भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे कुछ दल जब एकत्रित होते हैं तो महागठबंधन बनता है। 2014 और 2019 में भी यही ठगबंधन बना था, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। जनता जानती है कि विपक्षी दल भ्रष्टाचार में डूबे हैं। दूसरी ओर इनका मुकाबला नरेंद्र मोदी जी से है, जिनकी 22 साल की सीएम से पीएम तक की राजनीति ईमानदार, साफ रही है। भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे कुछ दल जब एक जगह इकट्ठे होते हैं तो महाठगबंधन बनता है। भ्रष्टाचार छिपता नहीं है। लोग इनकी नीतियों को जानते हैं कि ना इनके पास कोई नीतियां हैं, ना नेतृत्व है, ना ही साफ नीयत है। और जब नीयत में ही खोट हो तो जनता कभी वोट नहीं देती। और 2014 में, 2019 में बहुत प्रयास इन्होंने किए, यही ठगबंधन बना था। 2017 में, 2022 में उत्तर प्रदेश में भी महाठगबंधन बना था, नहीं हो पाया कुछ। कारण जनता जानती है कि ये जो विपक्षी दल हैं, इनका कारनामे, इन्होंने जो वायदे किए थे उससे मुकर गए और भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। दूसरी ओर तुलना किससे है, मुकाबला किससे है? नरेंद्र मोदी जी से। और नरेंद्र मोदी जी की 22 साल की राजनीति सीएम से पीएम तक की ईमानदार रही, पाक साफ रही, बगैर किसी छुट्टी के देश के लिए समर्पित रहे। और यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, जल्द लौटते हैं। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा स्थापित पंजाब नेशनल बैंक आज करोड़ों भारतीयों का बैंक है और अब अत्याधुनिक डिजिटल सेवाओं के साथ सभी का सपना सच कर रहा है। सेलिब्रेटिंग 129th फाउंडेशन डे, पीएनबी, भरोसे का प्रतीक। स्वच्छ जल और नारी का संघर्ष, दोनों का सदियों से संबंध रहा। पानी तो पहले भी था, कभी कांधों पर, कभी कमर पर, कभी माथे पर, कभी आंखों में। आजादी से लेकर 70 सालों तक केवल 3 करोड़ घरों में नल से आता पानी था। फिर छिड़ा एक जल आंदोलन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संकल्प उठाया, जल जीवन मिशन। 3 वर्षों में 11 करोड़ से अधिक घरों में अब नल से जल पहुंचने लगा है। स्कूलों, अस्पतालों, पंचायतों, आंगनबाड़ियों, देश की सरहदों, सभी जगह पहुंचा पानी। हर घर जल। सुनिए सुनिए सुनिए, ताऊ चाची बहन भाईजान, हमारे बाबा के पास है हर समस्या का समाधान। बाबा, सूखा, बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा के नुकसान से सुरक्षित हो मेरे क्षेत्र का हर किसान। कोई है निदान? बाबा, तापमान, गर्मी, नमी, वर्षा जैसे मौसम के बदलाव से पैदावार का होता है नुकसान। कोई कर सकता है इसका भुगतान? बाबा, मेरी गाय, भैंस, बकरियों को कुछ हुआ तो जाएगी मेरी भी जान। मेरा करो कल्याण।
AIC से कृषि बीमा। जी हाँ, फसल और कृषि संबंधित हर क्षेत्र में AIC देता है संपूर्ण बीमा समाधान। फसल हो या कृषि संपदा, बीमा सुरक्षा हमारा वादा। भारतीय कृषि बीमा कंपनी। AIC। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। देश की उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI आधारित मुद्रास्फीति फरवरी के 6.4% से घटकर 5.6% पर आ गई है। सरकार की ओर से बुधवार को जारी आंकड़ों में ये बात सामने आई है। CPI उन वस्तुओं और सेवाओं की खुदरा कीमतों में बदलाव को ट्रैक करता है जिन्हें परिवार अपने दैनिक उपभोग के लिए खरीदते हैं। मार्च महीने में खुदरा महंगाई दर 15 महीने के निचले स्तर पर रही। मार्च 2022 में महंगाई दर 6.44% पर रही थी। खाद्य पदार्थों की महंगाई बीते महीने 4.79% पर रही। फरवरी में यह 5.95% थी। मासिक आधार पर इसमें बड़ी गिरावट आई है। दिल्ली के आबकारी नीति मामले में जेल में बंद मनीष सिसोदिया को जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। वहीं राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत याचिका पर मनीष सिसोदिया के वकील द्वारा की जाने वाली खंडन दलीलों के लिए 18 अप्रैल की तारीख तय की है। बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में अपनी दलीलें पेश की। ईडी ने कहा कि आबकारी नीति को संशोधित करने और लागू करने में मनीष सिसोदिया ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ईडी ने कहा कि आबकारी विभाग में नीति का मसौदा तैयार करने का तर्क पूरी तरह से झूठा है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले टिकट न मिलने पर पार्टी बदलने का दौर लगातार जारी है। बुधवार को कांग्रेस को एक और झटका लगा है। प्रदेश के दिग्गज कांग्रेसी नेता और पूर्व स्पीकर काकोडू थिम्मप्पा की बेटी डॉक्टर राजनंदनी आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई। राजनंदनी कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता BS येदियुरप्पा की मौजूदगी में भाजपा में शामिल हुई। इस मौके पर राजनंदनी ने कहा कि कांग्रेस ने मुझे सही मौका नहीं दिया। भाजपा ने मेरा गर्मजोशी से स्वागत किया और मैं पार्टी के लिए काम करूंगी। भारत और ब्रिटेन के बीच गृह मामलों की 5वीं वार्ता आज नई दिल्ली में आयोजित की गई। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने किया। वहीं ब्रिटेन के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व ब्रिटेन के गृह मामलों के स्थायी सचिव सर मैथ्यू रीक्रॉफ्ट ने किया। बैठक में दोनों देशों के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भी भाग लिया। बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने जारी सहयोग की समीक्षा की और आतंकवाद, साइबर सुरक्षा और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला, मादक पदार्थों की तस्करी, प्रवासन, प्रत्यर्पण और अन्य मुद्दों के साथ साथ ब्रिटेन में खालिस्तान समर्थक उग्रवाद सहित भारत विरोधी गतिविधियों में सहयोग को आगे बढ़ाने के अवसरों और तालमेल का पता लगाने के लिए उठाए जा सकने वाले कदमों की पहचान की। भारतीय पक्ष ने विशेष रूप से ब्रिटेन में शरण पाए खालिस्तान समर्थक तत्वों द्वारा भारत में आतंकवादी गतिविधियों को सहायता और बढ़ावा देने के लिए अपनी विशेष स्थिति के दुरुपयोग पर अपनी चिंताओं से अवगत कराया और ब्रिटेन के साथ बेहतर सहयोग और ब्रिटेन में रह रहे खालिस्तान समर्थक चरमपंथियों की निगरानी बढ़ाने और उचित सक्रिय कार्रवाई करने का अनुरोध किया। बैठक में लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग की सुरक्षा में सेंध को लेकर भारत की चिंताओं पर भी जोर दिया गया। बैठक की समाप्ति के बाद दोनों पक्षों ने आपसी साझेदारी पर संतोष व्यक्त किया और द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने और सुरक्षा सहयोग बढ़ाने की गति को बनाए रखने पर सहमति व्यक्त की। पंजाब के बठिंडा मिलिट्री स्टेशन में बुधवार तड़के फायरिंग हुई है। गोलीबारी की घटना में 4 जवानों की मौत की पुष्टि हुई है। वहीं गोलीबारी की घटना के बाद पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। पुलिस के सूत्रों ने घटना में आतंकी एंगल को खारिज कर दिया है। फायरिंग को प्रतिघात की घटना माना जा रहा है। आला अधिकारी मामले की जांच कर रहे हैं। सेना ने फायरिंग की पुष्टि करते हुए बताया कि घटना में 4 फौजियों की मौत हो गई है। सेना के दक्षिणी पश्चिमी कमांड ने एक बयान जारी कर बताया कि बठिंडा मिलिट्री स्टेशन के अंदर आज तड़के करीब 4:35 पर फायरिंग की घटना में 4 लोगों के हताहत होने की खबर है। बयान में बताया गया है कि एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना में एक तोपखाना इकाई के 4 सेना जवानों ने घटना के दौरान लगी बंदूक की गोली से दम तोड़ दिया। कर्मियों को कोई अन्य चोट या संपत्ति के नुकसान क्षति की सूचना नहीं मिली है। वहीं इस घटना में 2 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। सर्च टीम ने मैगजीन के साथ इंसास राइफल बरामद की है। सेना और पुलिस की संयुक्त टीमें अब और जानकारी हासिल करने के लिए हथियार का फॉरेंसिक विश्लेषण करेंगी। सर्च की टीम
कि पंजाब पुलिस के साथ संयुक्त जांच जारी है। वहीं इस घटना पर अभी तक किसी भी व्यक्ति को हिरासत या गिरफ्तार नहीं किया गया है। और वहीं घरेलू शेयर बाजार लगातार 8वें कारोबारी सेशन में हरे निशान पर बंद हुआ। सेंसेक्स बुधवार को 235 अंक चढ़कर 60,393 अंकों के स्तर पर बंद हुआ। वहीं दूसरी तरफ निफ्टी 90 अंकों की बढ़त के साथ 17,812 अंकों के स्तर पर बंद हुआ। बुधवार को बाजार की तेजी में आईटी और फार्मा सेक्टर के शेयरों का योगदान रहा। निफ्टी में डिविज लैब के शेयरों में 9% से अधिक की बढ़त देखी गई और ये इंडेक्स का टॉप गेनर शेयर भी रहा। बाजार में आईटी शेयरों पर बिकवाली का दबाव दिखा। डॉलर के मुकाबले रुपया 3 पैसे चढ़कर 82 रुपये 9 पैसे पर बंद हुआ है। वहीं इंटरबैंक फॉरेन एक्सचेंज में डॉलर के मुकाबले रुपए ने 82.01 के उच्चतम स्तर और 82.11 के न्यूनतम स्तर को छुआ। रुपया मंगलवार के सत्र में 82.12 पर बंद हुआ। अमेरिकी मुद्रा की मजबूती दर्शाने वाला डॉलर इंडेक्स 102.04 पर है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।